हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 2 जुलाई 2021। आज हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं करंट अफेयर्स में, पीआईबी में और अदर न्यूज़पेपर के साथ साथ मैगजीन में इम्पॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 2 जुलाई 2021। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स में, पीआईबी में और हिंदू में कौन कौन सी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही हैं, जो कि प्रीलिम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। पहली जो हमारी घटना है वो केंद्र सरकार को लेकर है। आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु जो राज्य है उसकी केंद्र सरकार के साथ हमेशा टसल बनी ही रहती है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब हम कभी भी अपने किसी भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में केंद्र सरकार शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम संघ सरकार का उपयोग करेंगे। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संघ सरकार वास्तव में होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या प्रोविजन है और साथ ही संघीय सरकार में और एकात्मक सरकार में क्या डिफरेंस है। तो आज जब आप इस टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे मूल संविधान में कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द का या कहीं पर भी सेंटर शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार का उल्लेख है, साथ ही इसमें संघीय सरकार का भी उल्लेख है। तो आप कहेंगे नहीं साहब, केंद्र सरकार का इसमें उल्लेख नहीं है, इसमें केवल संघीय सरकार का उल्लेख है। इतनी बातें आप समझ गए। कई बार आप लोगों के भी दिमाग में आता होगा कि वास्तव में जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो केंद्र सरकार होती क्या है। तो इसे समझने के लिए आप सुभाष कश्यप के उस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं जिसमें वो कहते हैं कि संघ एक तरीके का सर्कल होता है और इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो एक तरीके का केंद्र होता है। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर याद भी नहीं रखना है और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा संघीय सरकार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमने आपकी इन विशेषताओं या ऐसे तथ्यों को याद कराने के लिए प्रीलिम्स पैट नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर नित्य मिला करेगी। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे या जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस होंगी वो आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगी और आप उनको अपने किसी भी बुकलेट में, किसी भी सिनॉप्सिस में लिख लिया करें या एक बुक बना लें, ताकि आपको वो बार बार रिवाइज करने में याद बना रहे और आपकी यूपीएससी के प्रीलिम की तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। तो इसमें आपसे सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा कि निम्न में से संघीय सरकार की विशेषताएं हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, हो सकता है उसमें 2 विशेषताएं संघ की दे दें और 2 विशेषताएं उसमें आपको एकात्मक सरकार की दे दें। तो आप बता देना कि ठीक है, ये व्यवस्था जो है ये वास्तव में संघीय सरकार की है और ये जो विशेषता है ये वास्तव में एकात्मक सरकार की है। तो आपको पता होना चाहिए कि संघीय सरकार की कौन सी हैं। तो पहली है द्वैत शासन व्यवस्था, यानी कि शासन की 2 प्रणालियां हों, उसको कहते हैं संघीय व्यवस्था। केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का आपस में विभाजन हो, अर्थात केंद्र के विषय संघ सूची में हो, राज्य के विषय राज्य सूची में हो और इन दोनों के कॉमन विषय समवर्ती सूची में हो। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो विषय हैं ये तीनों, ये वास्तव में भारत की किस अनुसूची में संकलित किए गए हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो रिटन होना चाहिए, यानी कि लिखित होना चाहिए। लिखित संविधान का मतलब क्या होता है? कई बार आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिखित संविधान से आशय है, तो आप बता देंगे लिखित संविधान से आशय का मतलब होता है जिसमें कानून को लिपिबद्ध किया गया है कि हाँ, इस कानून के तहत फला व्यक्ति को ये सज़ा मिल सकती है और इस व्यक्ति को ये सज़ा नहीं मिलेगी। संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोच्च है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही संप्रभुता निहित है, या कहें कि व्यक्ति में ही संप्रभुता निहित है। कठोर संविधान, कठोर संविधान का मतलब क्या होता है कि संविधान में जो संशोधन करने की पावर है वो कैसी है। कई बार यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन पूछती है कि नम्य व अनम्य, और कठोर की जगह आपको एक वर्ड और दे देगा, अनम्य। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कठोर का मतलब ही होता है अनम्य। अनम्य का मतलब जटिल, तो जिसमें संशोधन की प्रोसेस कठिन हो वो अनम्य, जिसमें सरल हो वो नम्य। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है नम्य और अनम्यता का मतलब क्या है।
स्वतंत्र न्यायपालिका हो यानी कि न्यायपालिका पर किसी की प्रभुता ना हो, द्विसदनी विधायिका हो यानी कि लोकसभा हो और राज्यसभा हो, या विधानसभा हो या विधान परिषद हो। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। यानी कि 7 फीचर हैं, ये सातों फीचर आपको याद होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। एकात्मक सरकार याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें अपने आप आपको याद हो जाती हैं कि केवल एक सरकार हो, संविधान लिखित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, शक्तियों का विभाजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लचीला हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है, नहीं भी हो सकती, द्विसदनीयता हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा। एक बात बताएं, आपको क्वेश्चन कैसे देगा, इस पे तो क्वेश्चन नहीं देगा, आपको उसी पे देगा और वहां पर आपको क्या दे देगा, संघात्मक व्यवस्था में कि संविधान लचीला है, वहां दे देगा न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, वहां दे देगा एक सदनी विधायिका। तो आप कहेंगे ये साफ तीनों के तीनों गलत हैं, क्योंकि ये संघ के लक्षण ना होकर एकात्मक के लक्षण हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक कवर हो गया। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि इसे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी किया जाता है। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं याद रखना है कि इसके पैरामीटर कौन से हैं, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगी। भारत का कौन सा स्थान है ये भी आपसे नहीं पूछेगी, तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर एनर्जी लगानी है वहाँ पर लगाइए, जहाँ पर नहीं लगानी है वहाँ पर बिल्कुल भी मत लगाइए। ठीक है, अब बात आती है, जब हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा इसे जारी किया जाता है, तो मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार है क्या। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये यूनियन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। आपसे क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा कि क्या ये यूएन की बॉडी है, तो आप कहेंगे यस सर, ये यूएन की एक बॉडी है और इसके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। क्लियर, इतनी बातें समझ गए। क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो हाँ साहब इंडिया इसका मेंबर है। क्या इंडिया इसका संस्थापक सदस्य है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। समझ गए, 1865 का मतलब आप समझ सकते हो कि आज़ादी के बहुत पहले, समझ रहे, या कहें यूएन के पहले। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि आईटीयू का जो गठन हुआ था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले हुआ था। तो आप लोगों को जो बुद्धि ज़्यादा तार्किक होती है ना जिनकी, उनको ये लगता है कि नहीं भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले कैसे हो सकता है। ठीक है, और एक बात और बताएं, आईटीयू के बाद अगर दुनिया की जो सबसे पुरानी संस्था है वो कौन सी है, आपको पता है? वो आपको पता होना चाहिए, वो है हमारी ILO। क्लियर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो बॉडी वर्ल्ड की सबसे पुरानी बॉडी है, तो ये याद होना चाहिए। ILO का गठन हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और ITU का गठन हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भारत 1952 में इसका मेंबर बना। 2019 से 22 तक में भारत इसकी परिषद का सदस्य बना हुआ है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर आता है बुडापेस्ट कन्वेंशन। कई बार करंट अफेयर्स में चर्चा में रही है कि व्हाट इज बुडापेस्ट कन्वेंशन। तो आपको पता होना चाहिए कि बुडापेस्ट कन्वेंशन का संबंध साइबर अपराध से है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा, जैसा कि यूपीएससी ने इस बार के 2020 के प्रीलिम में कई सारी कन्वेंशन पूछी थी, चाहे उसमें हेग कन्वेंशन हो, कई सारी कन्वेंशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासतौर पर 2022 के जो बच्चे प्रीलिम देंगे उनके लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है कि बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर से रिलेटेड है। और एक और बात, जब हम आपको मेंस की आंसर राइटिंग कराते हैं तो वहाँ पे जब साइबर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रहे थे वहाँ पर भी हमने आपको बुडापेस्ट कन्वेंशन का जिक्र किया था। क्लियर, तो इसलिए भी आपको ये कन्वेंशन याद होनी चाहिए। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं वो ये कि क्या इंडिया इसका मेंबर है, क्या इंडिया ने इसको साइन किया है। तो नहीं, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है। क्लियर, तो आपसे क्वेश्चन जब पूछे तो आप बता देना कि इंडिया इसका साइन करता नहीं है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है कि भारत निम्न में से किन किन कन्वेंशन को साइन कर चुका है, और उस पर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। आपको दे देगा CBD के बारे में,
आपको दे देगा IPCC के बारे में, आपको इसमें दे देगा WMO के बारे में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपको यहाँ पे क्या दे देगा, पेरिस क्लाइमेट के बारे में। तो आप बताएंगे साहब इन सब का तो इंडिया सिग्नेटरी है बट बुडापेस्ट कन्वेंशन का नहीं है। इतनी बातें समझ गए। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। कई बार होता है क्या कि यूपीएससी नए तरीके के नेशनल पार्क या नए तरीके के जो बायोडाइवर्सिटी पार्क हैं या नए तरीके के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उन पर क्वेश्चन पूछती है करंट में जो चर्चा में होते हैं, क्योंकि हम 108 या हम 210 इन इतने सारे को नहीं याद रख सकते, उनको याद रख सकते हैं जो चर्चा में हो। और उनमें भी एक और जो तरीका होता है वो ये कि जब हम उनको पढ़ें तो उस स्टेट में उसके अलावा कौन कौन से हैं वो भी एक बार देख लें, तो चीज़ें हमारे माइंड में हर एक चीज़ की पिक्चर्स क्लियर हो जाती है। क्लियर इतनी बातें? तो आपको सिंपल सा ये बस पता होना चाहिए कि जो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि गिंडी राष्ट्रीय उद्यान के अलावा तमिलनाडु में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो पहला है वहाँ पे मन्नार की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जगह पे है, क्या मन्नार की खाड़ी में है या कच्छ की खाड़ी में, तो आप बता देंगे मन्नार की खाड़ी में। अब आप हमें ये बताइए कि मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के मध्य लगती है या मन्नार की खाड़ी किस देश से ज़्यादा नज़दीक लगती है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दो क्वेश्चन आपके हो गए हैं। एक हमने आपसे ये पूछा था सूचियाँ कौन कौन सी हैं या ये सूचियाँ किस अनुसूची में शामिल है, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा है यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या कहें कि अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य। 2019 के पेपर में यूपीएससी ने अन्नामलाई चोटी पर क्वेश्चन पूछा था, सॉरी अगस्त्यामलाई चोटी पर क्वेश्चन पूछा था, और साथ ही यूपीएससी ने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पे क्वेश्चन पूछा था और उसमें उसने अन्नामलाई का जिक्र किया था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछते कि अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या केरल में है, तो नहीं साहब, ये तमिलनाडु में है। तीसरा आता है मुकुरुथी नेशनल पार्क। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि मुकुरुथी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में। लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा करंट में चर्चा में रहा है। चौथा है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा कि मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरला में है, कर्नाटक में है, तो आप कहेंगे नहीं साहब ये भी तमिलनाडु में है। अब आप हमें एक और क्वेश्चन का जवाब दें कमेंट बॉक्स में कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब हमारा लास्ट एक टॉपिक बचा है कि एक्स सीटू और इन सीटू क्या होता है। तो पहले तो इसे समझ लेते हैं एक्स सीटू और इन सीटू क्या होता है, फिर ये देखेंगे कि इसके टाइप कौन कौन से हैं या एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। सामान्य सा मतलब इसका ये होता है कि जैसे ये कोई एक एनवायरनमेंट का एरिया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जीव जंतु निवास करते हैं और काफ़ी सारी पादप प्रजातियाँ, पौधों की प्रजातियाँ हैं। ठीक है, लेकिन कई बार ये लगता है कि यहाँ पे खतरा है। जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क को ले लीजिए, कंचनजंगा नेशनल पार्क को ले लीजिए, तो इनको लेकर काफ़ी बार खतरा बना रहता है कि जो हमारे यहाँ वन हॉर्न राइनो हैं उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए। तो इनको क्या किया जाता है, अलग अलग प्लेसेस में लोकेट किया जाता है, वहाँ पर इनको रिहेबिलिटेट किया जाता है और वहाँ पर जब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो यहाँ से सुभेद्यता कम हो जाती है। इतनी बातें आप समझ गए। तो इन्हीं को अलग अलग नाम से कहा जाता है बास्थाने और स्वास्थाने। बास्थाने का मतलब यहाँ से, यानी कि उनके मूल निवास से किसी दूसरे जगह पर बनाना, वो कहलाता है बास्थाने। और मूल स्थान पर ही उसको कंजर्व करके रखना, उसका संरक्षण करना, वो कहलाता है स्वास्थाने। स्व का मतलब अपना, बाह का मतलब पराया या दूसरा। इतनी बातें आप समझ गए। अब इतनी बातें समझ गए तो नॉर्मली तो आप आसानी से आंसर थिंकिंग बेस पर भी दे देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एनवायरनमेंट एक थिंकिंग प्रोसेस है, न कि एनवायरनमेंट तथ्यों का एक पुंज है। ठीक है, तो आपको सामान्य से पता चल गया कि बाहर का मतलब बाहर जिसको कंजर्व करके रखा जाए।
तो एक बात बताइए, बाहर हम कोई जीन बैंक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कोई सीड बैंक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बैंकों का मतलब क्या होता है? कहीं पर अलग अलग इस्टेब्लिश करना। आपने देखा होगा सेंट्रल बैंक आपके यहाँ बनी होगी, एसबीआई बनी होगी, आपने देखा कैनरा बैंक बनी होगी, विजया बैंक बनी होगी, सब अलग अलग बन जाती है ना। ऐसा तो है नहीं विजया बैंक की जहाँ पे ऑफिस है साउथ इंडिया में केवल वहीं पे, नहीं, अलग अलग जगह। ठीक है, तो बैंक का यही मतलब होता है। तो आप समझ गए बैंक बाहर ही होती है। चिड़ियाघर, आपने देखा होगा कि आपकी सिटी में भी कई सारे चिड़ियाघर मिलेंगे, पड़ोस वाले घर में भी चिड़ियाघर मिलेंगे, और अच्छी से अच्छी चिड़ियाओं को वहाँ पे रखा जाता है। तो ये क्या हुआ? एक बाह्य स्थान है। उद्यान, उद्यान का मतलब आपने कई बार सुना होगा बॉटेनिकल गार्डन यानी कि वनस्पति उद्यान, आपने जूलॉजिकल गार्डन सुने होंगे, प्राणी उद्यान। ये जितने भी हैं ना, नर्सरी तो आप रोज सुनते होंगे पेड़ पौधों को लेकर, जहाँ पे अलग से उनको उपजाया जाता है। अब वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग वैरायटी के काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे मिलते हैं। तो नर्सरी क्या कहलाई? बाह्य स्थान है। डीएनए बैंक क्या कहलाया? बाह्य स्थान है। टिश्यू कल्चर क्या कहलाया? बाह्य स्थान है। और इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन एक तरीके से आप ऐसे समझिए, आपने अपने लोकल गांव में देखा होगा कई बार क्या होता है कि जैसे जो जानवर होता है, ठीक है, तो उसको प्रेग्नेंट कराना होता है। ठीक है, तो उसको प्रेग्नेंट कराने के लिए हम गवर्नमेंट जो पशु चिकित्सालय हैं वहाँ पे ले जाते हैं। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है कि किसी अच्छी नस्ल के सांड की या कहें कि बैल की, उसकी जो शुक्राणु होते हैं उनको इंसर्ट करता है उस गाय में या उस भैंस में। ठीक है, तो वो जो शुक्राणु उसके होते हैं या स्पर्म उसके जो होते हैं, उन स्पर्म को ऐसा तो है नहीं कि तुरंत वहाँ बैल से उसने कहा, ठीक है, वो स्पर्म स्टोर करके रखे जाते हैं। तो उनको स्टोर करने के लिए जिस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है या जिस व्यवस्था की आवश्यकता होती है उसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। जैसे आजकल आप लोग कई बार सुनते होंगे ना, IVF जो टेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ, इन विट्रो फैसिलिटीज़, ये एक तरीके की बिल्कुल वैसी ही फैसिलिटीज़ है जैसे जानवरों का। अब ये मत कहना कि जानवरों से हमारी तुलना कर दे रहे क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये उसी चीज़ से रिलेटेड है। इतनी बातें आप समझ गए। यूपीएससी ने इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। फिर आती है स्वास्थाने, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब कहीं पे नेशनल पार्क है तो वो वहीं पे होगा ना जहाँ की डाइवर्सिटी काफ़ी रिच होगी। कहीं पे वन्य जीव अभ्यारण्य है तो वहीं होगा ना जहाँ की डाइवर्सिटी काफ़ी रिच होगी। ऐसा तो है नहीं कि हम आपके घर के बगल में वन्य जीव अभ्यारण्य बना दें। हाँ, मे भी हो सकता है कि आपका घर जहाँ पे है उसके बगल में पहले से जो बायोडाइवर्सिटी थी वो काफ़ी रिच थी, इसलिए वहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य डिक्लेयर कर दिया गया। बायोस्फीयर रिजर्व या कहें जैवमंडल रिजर्व, इस पे यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था कि जैवमंडल रिजर्व क्या स्वास्थाने है या बाह्य स्थाने। तो आप बता सकते थे कि साहब ये स्वास्थाने था, और उसने क्वेश्चन क्या दिया था, निम्न में से कौन सा बाह्य स्थाने नहीं है। तो जैवमंडल रिजर्व नहीं था और इसको उसने दिया था जैवमंडल रिजर्व नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व नाम से। तो एक ही चीज होता है, बायो का मतलब जैव होता है। लास्ट है हमारा पवित्र उपवन, ये इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा चर्चा में रहा है सैकड़ उपवन को लेकर। झीलें आपको पता है वहीं पर होंगी जहाँ नेचुरली होंगी। समुदाय व संरक्षण रिजर्व, कई बार आपने कम्युनिटी रिजर्व देखे होंगे, है ना, कंजर्वेशन रिजर्व देखे होंगे, जहाँ पे लोग वहीं पे मछली को एक तरीके से पालते हैं या किसी अन्य जानवर को पालते हैं। तो इतनी बातें आप समझ गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लें, ठीक है। क्या क्या कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि संघ सरकार क्या होती है, हमने एकात्मक सरकार के लक्षण पढ़े, हमने संघीय सरकार के लक्षण पढ़े, हमने साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स पढ़ा, हमने ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन पढ़ा, बुडापेस्ट कन्वेंशन पढ़ी, और हमने क्या पढ़ा बताइए, तमिलनाडु में नेशनल पार्क और जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको पढ़ा। हमने ये भी देखा कि एक्स सीटू और इन सीटू क्या होता है। 8 आर्टिकल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड MCQ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज ही यानी कि नेक्स्ट डेज मिलते हैं, यानी कि 2 तारीख का है तो 3 तारीख की मॉर्निंग में या इवनिंग में आपको MCQ मिल जाएंगे। तो आप उन MCQ को सॉल्व करना, इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना, इससे बार आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे यानी कि 3 जुलाई 2021 को कुछ नए आर्टिकल्स और इम्पोर्टेंट घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।